किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, रबी मौसम की फसलों की कटाई के बाद उन्हें अनाज मंडी तक पहुंचाने की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया भी लगभग अपने अंतिम चरण पर है और इसी के साथ साथ हमारे कई किसान भाइयों ने खरीफ की फसल लेने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। अब भला आपकी तैयारी शुरू हो और उस तैयारी में कुछ कमी रह जाए, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि खरीफ की अच्छी फसल लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। साथ ही हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य की और इसी के साथ साथ जानेंगे कि मिट्टी परीक्षण के क्या क्या लाभ आप ले सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ढेर सारी जानकारियां हैं आज आपके लिए हमारे पास। और इसी के साथ साथ जब बात हो समसामयिक कार्यों की, घटनाओं की, उनकी भी जानकारी आप तक पहुँचाए तो क्या कहने हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनेगा। समय पर पूरा करें सिंचाई परियोजनाएं। पीएसबी कल्चर से बीज उपचारित करें। मूंग को पीला मोजेक रोग से बचाएं और जून में मानसूनी बारिश के आसार। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि जुलाई से शुरू होने वाले फसल वर्ष 2017-2018 में खाद्यान्न उत्पादन के नए रिकॉर्ड छूने की संभावना है। लगातार दूसरे वर्ष इस बार भी मानसून सामान्य रहने की मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बीच उन्होंने खाद्यान्न उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित होने की यह उम्मीद जताई है। चालू फसल वर्ष 2016-2017 में खाद्यान्न उत्पादन के 27 करोड़ 34 लाख टन के सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने की संभावना है, क्योंकि 2 वर्षों के सूखे के बाद मानसून बेहतर रहा था। वर्ष 2015-2016 में फसल उत्पादन 25 करोड़ 16 लाख टन का हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में जल संसाधन विभाग की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बाढ़ सागर, महान, पेंच, बारना परियोजनाओं के अंतर्गत चल रही छोटी नहर एवं उद्वहन परियोजनाओं के प्रत्येक आयाम की समीक्षा करते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर पानी देना सबसे बड़ी प्राथमिकता और जिम्मेदारी है। सिंचाई परियोजनाओं को प्रदेश की समृद्धि का आधार स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि सिंचाई से ही खेतों और किसानों के जीवन में समृद्धि आई है। उन्होंने कहा कि निर्माण की गति बढ़ाएं, जिससे सभी सिंचाई परियोजनाओं से रबी 2017 में पानी मिलने लगे। प्रदेश भर में पिछले 1.5 महीने से बनाए जा रहे कृषि महोत्सव की अवधि 15 दिन और बढ़ा दी गई है। 21 मई को समाप्त होने वाला कृषि महोत्सव अब 15 जून 2017 तक चलेगा। विगत दिनों कृषि संचालनालय में कृषि अधिकारियों की बैठक के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने यह घोषणा की। इस दौरान कृषि रथ भी चलाए जा रहे थे, जो गांव-गांव पहुंचकर किसानों को तकनीकी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। पीएसबी कल्चर से बीज उपचारित कर बोने से कई फायदे हैं। बीज को उपचारित करने के लिए सबसे पहले आधा लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम गुड़ या चीनी डालकर 15 मिनट तक उबालें। घोल को गाढ़ा होने दें। इसके बाद घोल को ठंडा होने दें। तत्पश्चात इस घोल में 1 पैकेट पीएसबी कल्चर को मिला दें। अब यह बीजों को उपचारित करने वाला घोल बन गया है। आधा एकड़ के लिए पर्याप्त बीज को पानी में धोकर सुखाकर कल्चर घोल को बीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालकर साफ हाथों से अच्छी तरह इस प्रकार मिलाएं कि बीजों के ऊपर कल्चर की एक परत चढ़ जाए। कल्चर उपचारित बीजों को अखबार या साफ कपड़े पर फैलाकर छाया में आधे घंटे तक सूखने दें। इसके बाद उपचारित बीजों की बुवाई शीघ्र कर दें। मूंग की फसल में पीला मोजेक रोग के कारण नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। पत्तियों की शिराओं का किनारा पीला पड़ जाता है और समय के साथ पौधे की पूरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। यह रोग श्वेत मक्खी द्वारा फैलता है, अतः मक्खी का नियंत्रण 0.1 मेटासिटॉक्स के छिड़काव द्वारा कर सकते हैं। छिड़काव बुवाई के 20 से 25 दिन बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार करना चाहिए। ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन के नीचे गाड़ना फायदेमंद रहता है। इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून देश में निर्धारित समय से 2 दिन पहले पहुंच गया है। इससे जून में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है, जो 4 महीने के सीजन का पहला महीना है। जून में सामान्य बारिश का स्तर 164 मिलीमीटर है, जबकि जुलाई और अगस्त का स्तर क्रमशः 189 मिलीमीटर और 269 मिलीमीटर है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी तट, दक्षिण प्रायद्वीप भारत और यहां तक कि पूर्वी एवं उत्तर पूर्व में तेजी से बढ़ने के
के आसार हैं। जून में छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मानसून से पहले की अच्छी बारिश का अनुमान है, जहां मानसून आमतौर पर जून के आखिरी या जुलाई की शुरुआत तक पहुंचता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। जबलपुर में न्यूनतम 2,600 रुपए और अधिकतम 2,800 रुपए। मुरैना में न्यूनतम 3,310 रुपए और अधिकतम 3,465 रुपए। सतना में न्यूनतम 3,100 रुपए और अधिकतम 3,334 रुपए और बैतूल में न्यूनतम 2,552 रुपए और अधिकतम भाव 3,591 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। बरेली में न्यूनतम 3,140 रुपए और अधिकतम 3,730 रुपए। मुरैना में न्यूनतम 3,205 रुपए और अधिकतम 3,395 रुपए। खंडवा में न्यूनतम 3,095 रुपए और अधिकतम 3,296 रुपए और सेंधवा में न्यूनतम 3,050 रुपए और अधिकतम भाव 3,200 रुपए रहा। अंत में जानते हैं मसूर के प्रति क्विंटल भाव। बैतूल में न्यूनतम 3,050 रुपए और अधिकतम 3,121 रुपए। गोरखपुर में न्यूनतम 2,950 रुपए और अधिकतम 3,050 रुपए। सतना में न्यूनतम 3,018 रुपए और अधिकतम 3,230 रुपए और जबलपुर में न्यूनतम 3,160 रुपए और अधिकतम भाव 3,360 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। तो किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि खरीफ के लिए खेतों की तैयारी किस प्रकार की जाए। आप और हम सभी जानते हैं कि किसी कार्य को भी यदि हम सुचारू ढंग से करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं उसकी तैयारी से।
तो जब हम बात कर रहे हैं खरीफ के लिए फसलों की तैयारी, तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए, बीजोपचार कैसे किया जाए, सिंचाई आदि की व्यवस्था कैसे की जाए। तो इन सभी बातों का ध्यान भी तो आपको पहले ही रखना है। तो आइए आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि खरीफ की तैयारी किस प्रकार की जाए। हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ अजीत कृपाल सिंह। ये उचित समय है कि हम अपने खेत से मिट्टी का नमूना ले लें और उसको जांच के लिए भेज दें, ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य पत्रक हमको समय पे मिल जाए और इसके पश्चात उस सॉइल हेल्थ कार्ड की अनुशंसा के आधार पर हम अपनी फसलों में खाद और उर्वरकों को उपयोग करें। इस कार्य के बाद में एक महत्वपूर्ण कार्य और रहता है, वो है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई प्रत्येक 3 वर्ष में की जाती है और मुख्य रूप से उन फसलों में जो गहरी जड़ वाली रहती हैं, जैसे तुअर है या फिर सोयाबीन है या फिर रबी में हम चने की खेती करते हैं, तो उन फसलों के लिए हमको खेत में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से कुछ लाभ हैं। मुख्य रूप से ये हमारे खेत की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और जल धारण क्षमता बढ़ने से जो वर्षा ऋतु का जो जल आता है वो हमारे खेत में गहराई तक जाता है और लंबे समय तक काम देता है। खेत में नमी बनी रहती है, मिट्टी मुलायम रहती है और पौधे की जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हमको अभी कर लेनी चाहिए। इसके पश्चात हम एक काम और कर सकते हैं, जहाँ कहीं खरपतवार की विशेष समस्या है, चाहे वो उद्यानिकी फसलें हों या फिर अनाज की फसलें हों या बाग बगीचे हों, हम सबसे पहले गहरी जुताई करें और उसके पश्चात में हम मृदा सौरीकरण का कार्यक्रम ले सकते हैं। मृदा सौरीकरण उन क्षेत्रों में बड़ी आसानी से हो जाता है जहाँ पर ग्रीष्मकालीन जल की या सिंचाई की व्यवस्था रहती है। अब ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने के पश्चात हम खेत को सिंचाई देते हैं, अर्थात उसमें पानी छोड़ते हैं और 50 गेज की जो पॉलीथीन है, वो पारदर्शी पॉलीथीन आती है, उसको खेत में बिछा दिया जाता है तथा उसके किनारों को दबा दिया जाता है मिट्टी के ढेलों से, ताकि वो पॉलीथीन उड़ने न पाए। अब बाहरी तापमान वर्तमान में 44 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है। ये तापमान हमारे खेत में जहाँ मृदा सौरीकरण का कार्यक्रम हो रहा है, तो पॉलीथीन के नीचे ये तापमान 58 से 60 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जितने भी खरपतवार, उनके बीज, कंद, प्रकंद, जड़ और पौधे रहते हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही हानिकारक कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं और खेत हमारा स्वच्छ हो जाता है। जो हानिकारक जीवाणु हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। अब इस खेत में हम समय पर जो है बुआई कर सकते हैं। खेत में जो हमारी जोत है वो भी बहुत अच्छी आती है, जुताई की स्थिति बहुत बढ़िया बनती है। तो जो हमारी प्रमुख फसलें हैं वहाँ पर अगर संसाधन उपलब्ध है खेत में, तो मृदा सौरीकरण का काम किया जा सकता है। इसके पश्चात एक और कार्य है जो हम कर सकते हैं, वो है कि खेत में कंपोस्ट खाद का उपयोग करना। तो जून का महीना आते आते मानसून से पहले ही हमको खेत में कंपोस्ट खाद का उपयोग करना है और साथ ही हमको पोटाश और फास्फोरस जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग भी अभी कर लेना है। और इसके पश्चात में हम बोनी करते हैं। बोनी से पूर्व हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारी फसल है, चाहे वो सोयाबीन हो या धान हो या मक्का है, मूंग है, उड़द है या अरहर है, इन फसलों के बीज की व्यवस्था कर लें। और यदि हमने बीज घर में भंडारित करके रखा हुआ है तो उसको हम निकाल करके देख लें कि बीज किस अवस्था में है। यदि बीज में किसी प्रकार का नुकसान है तो नए बीज की व्यवस्था करें। और एक महत्वपूर्ण कार्य और करना है कि बीज का अंकुरण का परीक्षण कर लें। अंकुरण परीक्षण करने के लिए आप टाट के गीले बोरे में 100 दाने गिन करके रखें और उसको 2 या 3 दिन तक लगातार गीला रखें और ऐसे स्थान पे उसे रखें जहाँ पर कि चूहे या अन्य जानवरों से उसे नुकसान ना हो। 3 दिन में हम देखते हैं कि कुछ दानों में अंकुरण हुआ है, उन दानों की संख्या गिनती कर लें और जिन दानों में अंकुरण नहीं हुआ है और जो डैमेज हो गए हैं या सड़ गए हैं उन दानों की भी गिनती कर लें। इस प्रकार हम अंकुरण का प्रतिशत जान सकते हैं। जानने के पश्चात हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे खेत के लिए जो प्रमुख फसलें हैं उनकी कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा
कि जैसे सोयाबीन फसल है तो उसमें कम दिन में GS 9560 और GS 2034 ये दो प्रमुख किस्में हैं जिनकी अवधि 85 से 87 दिन है। इसके पश्चात आप GS 9305 या 9305 इसका उपयोग कर सकते हैं और GS 2029 का भी उपयोग कर सकते हैं। ये किस्में जो है 90 से 95 दिन में पकती हैं। किसान भाइयों, एक नई किस्म आई हुई है RVS 2001-04। ये सोयाबीन की बहुत ही लोकप्रिय किस्म होती जा रही है और ये 100 दिन की किस्म है। इसका उपयोग आप बोनी में कर सकते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि बीजोपचार करें, बीजोपचार करने के बाद ही बोनी करें और खरपतवार के नियंत्रण के लिए, उनके प्रबंधन के लिए बुवाई के उपरांत अंकुरण से पूर्व पेंडिमिथिलिन नाम की दवा आती है जिसे लगभग हर फसलों में उपयोग किया जा सकता है। तो 200 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें तो इससे खरपतवारों का प्रबंधन भी होगा। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं A पहले, B दूसरे, C तीसरे या D चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खेत हमारी धरोहर है और हमें इन्हें लंबे समय तक सहेज कर रखना है। आप और हम जानते हैं कि जब हम खेतों में किसी भी फसल को लेते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरक क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए समय रहते हमें मिट्टी परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और जब आप मिट्टी परीक्षण कराते हैं तो आपको एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है जिसको देखकर हमें पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो हमें कौन कौन से रसायन ऐसे हैं जिनका हमें उपयोग करना है या कौन सी उर्वरक डालनी है उसमें। तो यानी कुल मिलाकर मिट्टी परीक्षण के ढेर सारे लाभ हैं। ये लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, देश के प्रधानमंत्री ने ये महत्वाकांक्षी योजना हमारे किसान भाइयों के लिए लॉन्च की है। उनकी सोच ऐसी है कि हमारे देश की हर खेत की मिट्टी का अपना एक स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए। ये हम लोग भलीभांति जानते हैं कि यदि हमें मिट्टी की दशा की स्थिति का पता नहीं है तो हम उसको पर्याप्त रूप में पोषक तत्व नहीं दे सकते। जब तक हम इसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाएंगे तब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी कि हमारी मिट्टी में
किन तत्वों की कमी है। इसलिए किसान भाइयों, ये आवश्यक हो गया है कि हम अपने जो खेत है उसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करें। देश में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं वो ग्रिड आधारित हैं। खेतों के ग्रिड बनाए गए हैं। अक्षांश और देशांतर के हिसाब से हम खेतों का नमूना, मिट्टी का नमूना निकालते हैं। उसके आधार पर जो है उसका टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग में हम वर्तमान में 16 तत्वों की टेस्टिंग कर रहे हैं। 13 तत्वों की हम रिकमेंडेशन किसानों को दे रहे हैं। उसके आधार पर हमारी मिट्टी का एक पूरा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हमें कौन कौन सी फसलें लेंगे और उनमें किन तत्वों को हमें देना होगा। जब हम स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर उसमें उर्वरक की मात्रा देते हैं तो उर्वरक का हम न्यायपूर्वक उपयोग करते हैं, जुडिशियस उपयोग करते हैं, और जो हम उर्वरक दे रहे हैं उसका पूरा लाभ हमारी फसलों को मिल पाता है। अभी तक जो हम बिना टेस्टिंग के उर्वरक दे रहे थे वो असंतुलित हो रहा था, और असंतुलित होने की वजह से कई जगह पर हम इतना ज़्यादा उर्वरक दे रहे थे जो हमारी भूमियों को भी हानिकारक था और हमें जो है वित्तीय नुकसान भी होता था। हम उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करते थे और उसका जितना फ़ायदा हमारी फसलों को मिलना था वो नहीं मिल पाता था, और साथ ही साथ हमारी जो मिट्टियाँ हैं वो जो है कड़ी होती जा रही थी, जिसको हम ऊसर भूमि कहते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाकर उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर उर्वरक देते हैं तो हमें कम मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता होती है, हमारा पैसा भी बचता है और उसका पूरा लाभ हमारी फसल लेती है। अब बात ये आती है कि हम उसका नमूना कैसे लें। किसान भाइयों, हमारा जो खेत है उस खेत को हम कुछ भागों में बांट लेते हैं और उसमें अधिक से अधिक जगहों से हम मिट्टी एकत्रित करते हैं। मिट्टी एकत्रित करने का तरीका आप लोगों को जानकारी है, जिनको नहीं जानकारी है मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपने खेत में ऊपर की जो थोड़ी सी मिट्टी है उसको एक साइड कर दें। एक साइड करने के बाद में इस तरह से आप भी आकार का एक गड्ढा बना लीजिए। भी आकार का गड्ढा बनाने के बाद में उसमें से आप इस सतह से मिट्टी के लिए इस तरह से आप निकालेंगे, ऐसे छीलते हुए चले जाएंगे। ये छीलती हुई मिट्टी जो आपकी गड्ढे में एकत्रित हो जाएगी उस मिट्टी को आप निकाल लेंगे और ये करीब आधा किलो मिट्टी होगी। ऐसा अपने खेत से हम 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह, जितने ज़्यादा स्थानों से आप ये नमूना एकत्रित करेंगे हमारे रिजल्ट उतने ज़्यादा सटीक आएंगे। तो किसान भाइयों, आप इस तरह से मिट्टी एकत्रित करके कई सारी जगहों से उसको एक साथ मिला लें। मिलाने के बाद में आप उसके 4 भाग कर दीजिए। जैसे हम धन का निशान लगाते हैं उस तरह से आप धन का निशान लगा देंगे। आमने सामने के 2 भाग हटा देंगे और 2 भाग को मिला लेंगे। इस तरह से इस प्रक्रिया को आप कब तक दोहराएंगे? जब तक कि ये पूरा जो आपने नमूने आधा किलो के 10 नमूने, 15 नमूने, जितने भी आपने एकत्रित किए हैं वो सारे नमूनों की मिट्टी जो है आधी होते हुए जब आधा किलो तक ये मिट्टी पहुंच जाती है तो वो आपका एक पूरे खेत का प्रतिनिधि नमूना हो गया। रिप्रेजेंटेटिव नमूना जिसको हम कहते हैं वो आपके पूरे खेत को प्रतिनिधित्व करेगा और उसके जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा सटीक आ पाएंगे। अब ये नमूना आपने ले लिया है, इस नमूने को लेके आप हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से मिल सकते हैं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से मिल सकते हैं। उनके यहाँ पर नमूने का फार्म उपलब्ध है। आप नमूने के फार्म में आपके खेत की, आपके जो है मिट्टी की सारी जानकारी उस नमूने की भर के भली भांति और उनको ये नमूना आप हस्तगत करा देंगे। किसान भाइयों, वर्तमान में जो हमारे जो मिट्टी नमूनों का टेस्टिंग हो रहा है वो बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है। इसमें किसी भी तरह का आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आप नमूना सिर्फ हमारे जो कर्मचारी अधिकारी लोग हैं उनको हस्तगत करा देंगे। उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि उस नमूने को वो जो है निर्धारित समय में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को भेजेंगे। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जो है इस नमूने का टेस्टिंग करेगी और टेस्टिंग करने के बाद में निर्धारित प्रपत्र में इसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड रिलीज होगा। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा वह भी निःशुल्क होगा। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हम नमूना ले रहे हैं उसमें हमें कुछ बातों की सावधानी रखनी होगी। हमें ऐसे खेत से नमूना एकत्रित नहीं करना है जहाँ पर की फसल खड़ी हो, या ऐसे खेत से नमूना एकत्रित नहीं करना है जहाँ पर मिट्टी में नमी हो। वर्तमान में जो खेतों की स्थिति है इस समय पे बहुत आइडियल सिचुएशन है। हम इस समय पे बिल्कुल नमूना निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे खेत खाली हैं, मिट्टी भी सूखी है, इस समय पे कोई फसल नहीं है खेतों में। उन खेतों से हम नमूना एकत्रित कर लें। आप ध्यान रखें कि नमूना किसी भी छायादार जगह से ना लें, मतलब किसी पेड़ की छाया वगैरह ना हो वहाँ पर, ऐसी जगह से आप नमूना एकत्रित ना करें। आप खेत के किनारे किनारे से नमूना
एकत्रित ना करें। खेत के किनारे का भी नमूना आपको लेना है और बीच का भी। मतलब आप प्रयास ये करें कि जो नमूने आपके एकत्रित हो रहे हैं वो आपके पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करें। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारे कार्यक्रम का आज का अंक। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अगले कार्यक्रम में हम ऐसे ही आपके ज्ञान का विस्तार आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।